इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। एक बार फिर से उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर। और लास्ट क्लास में हमने जो इनकम टैक्स आपके साथ पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इनकम टैक्स का कोर्स है तो बेसिकली देखा जाए तो ये मैंने आपको चैप्टर्स में डिवाइड करके बताया है वन बाय वन। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 1 to 4 आते हैं और ये थ्योरेटिकल है। इनमें थ्योरी की कुछ बातचीत होगी, तो आप ऐसा मत समझ लेना कि सर इनकम टैक्स थ्योरेटिकल है। नहीं भाई, इनकम टैक्स तो प्रैक्टिकल है। तो सेक्शन 1 to 4 में थ्योरी है और 1 to 4 में थ्योरी में मैंने आपको सबसे पहले पढ़वाया था, बताइए कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 4। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और हमने आपको पढ़वाया था सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो हमने इसको सेक्शन नंबर 1 को हल्का सा करेक्ट कर दिया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 में इतना ही लिखा था कि जो एक्ट है इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये पूरी इंडिया पर लागू है और 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हो गया था। सेक्शन 1 के बाद बताओ हम सेक्शन 4 पे क्यों गए थे, हम 2 पे क्यों नहीं गए थे? तो माइंड में मैपिंग जरूरी है कि मैंने 4 सेक्शन इसलिए पढ़ाया था क्योंकि सेक्शन 4 है चार्जिंग सेक्शन, और चार्जिंग सेक्शन में कुछ टर्म्स हैं, वो आपको डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी होती हैं। तो वो जो टर्म्स हैं जो सेक्शन 2 में दी हैं उनका रिलेशन सेक्शन 4 से बन रहा था। आई मीन टू से कि सेक्शन 2 में तो पता नहीं, मान लेते हैं 100 डेफिनेशन हैं, तो क्या 100 की 100 पढ़ें? नहीं भाई, जब जहां पर जो आएगी तब पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं पहले सेक्शन नंबर 4 में गया, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 में कुछ टर्म्स आ रही थी जो हमने पढ़नी है। सेक्शन नंबर 4 कह रहा था एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स maximum amount not chargeable to tax is an assessee and he is liable to pay tax at the rate or rates prescribed in the Finance Act or Income Tax Act for the relevant assessment year. फिर उसमें लिखा है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम शेल डिपेंड अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। सर क्या ये हमें रटना पड़ेगा? जैसे हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं रट लेते थे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अरे नहीं बेटे नहीं, आपने याद ये रखना है कि इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन 4 है। पहली बात, इस पर एमसीक्यू आ सकता है। और दूसरी बात, इसे जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स लग सेक्शन 4 से रहा है, और सेक्शन 4 को जब मैंने पढ़ा तो इसमें कुछ टर्म्स आ गई, तो वो टर्म्स मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। वो टर्म्स आपने याद करनी है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन बताई थी, वो आपको याद करनी है। नाउ सर, जो डेफिनेशन हमने याद करनी है उसमें अगर इंक्लूड्स वर्ड लिखा है, मीन्स वर्ड लिखा है और मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा है, तो ये तीनों वर्ड्स अगर लिखे हैं, कोई भी लिखा है, तो वो आपको एज इट इज डेफिनेशन पूछी जाए तो लिखना है। भले सेक्शन आप भूल जाओ, लेकिन ये आप अगर लिखा है तो जरूर लिखना। पर्सन की डेफिनेशन सिंपल सी थी, इसमें 7 कैटेगरीज के लोग आते थे। तो एक क्वेश्चन तो बन सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिफाइन पर्सन, तो आप क्या करेंगे, 7 कैटेगरीज का नाम लिख देंगे। इंडिविजुअल, एचयूएफ, बताइए इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, फर्म के बाद एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये 7 कैटेगरीज के नेम्स आपको रट लेने हैं, और ये रट लेना है कि डेफिनेशन में लिखा था कि पर्सन इंक्लूड्स, ये बात आपको रट लेनी है, ठीक है। सेकंड थिंग, सर एग्जाम में हमें क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन पर्सन? नहीं, वो आपसे पूछ सकता है कि अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके पूछूं तो बताइए ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है, तो आप इजीली बता पाएंगे। जैसे लिखा हो मान लीजिए राम, तो आप कहेंगे इंडिविजुअल है। अगर वहां लिखा हो राम एंड फैमिली, है ना,
आप अगर कमला नगर में जैसे जाते हैं, चलो छोड़ो एग्जाम्पल क्या देना वाला, तो अगर वो कहे कि HUF है तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है यार ये HUF है, तो आपको ना तो इंडिविजुअल को लेके कोई दिक्कत आने वाली है, ना HUF को लेके कोई दिक्कत आने वाली है। कंपनी आप सब जानते हैं कि कंपनी नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, तो सब तरह की कंपनीज यहां पर शामिल हैं। तो नाम लिखा होगा, अगर ऐसे लिखा हो ABC लिमिटेड या ABC प्राइवेट लिमिटेड तो आप समझ जाएंगे कि वो कंपनी है। फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में होता है AB एंड कंपनी या ABC एंड कंपनी, ऐसे नाम लिखा होता है। तो जब नाम के अंदर एंड कंपनी लिखा हो तो वो फर्म होती है, ठीक है। तो यहां तक आपके लिए सिंपल था। एक नई बात थी सर, AOP और BOI क्या होता है, तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कोई लीगल स्टेटस नहीं बनाया, तो लॉ ने उसे AOP या BOI का नाम दिया। इसमें डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट की फंक्शनरीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं छोटे मोटे, उनको हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। जैसे MCD है तो MCD इसके अंदर आती है। गांव भर में पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो पंचायत इसके अंदर आती है। कंटेनमेंट बोर्ड भी एक तरीके की म्युनिसिपैलिटी और कुछ नहीं है, तो वो इसके अंदर आती है। अच्छा, उसके बाद जो बच गई, उन सबको छोड़ने के बाद जो बच गई वो सब कहलाती हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, सुन लो, ज्यादा दिमाग को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। जो 6 कैटेगरीज में नहीं आया वो यहां आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं बताएं दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर ना तो वो इंडिविजुअल है, ठीक है, ना ही वो HUF है, ना ही वो कोई कंपनी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी लिमिटेड या दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड तो लिखा नहीं, तो वो कंपनी भी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म तो सर वो डेफिनेटली नहीं है। तो सर क्या वो AOP BOI है? नहीं भाई, वो AOP BOI भी नहीं है। सर वो कोई लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, तो वो क्या है? तो वो बन गई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आ जाएगा। तो रिलीजियस एंटिटीज यहां आती हैं, भगवान यहां आते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया हुआ है कि भगवान यहां पर आ रहे हैं, भगवान की मूर्ति, भगवान के ग्रंथ जो भी आप मानते हो वो सब यहीं पर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज भी यहीं पर आ रही हैं, बार काउंसिल्स भी यहां पर आ रही हैं, कॉर्पोरेशंस लिखा है तो वो भी यहां पर आ रही हैं। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन वो हैं जिन्हें आप सीधा सीधा स्यू नहीं कर सकते। उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको गवर्नमेंट लायबल बना के उनसे टैक्स ले लेती है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर भगवान से सरकार टैक्स ले सकती है, तो क्या सरकार बड़ी होगी? तो सरकार कह रही है कि भगवान के नाम का इस्तेमाल हो रहा है, उसके नाम पर पैसा लिया जा रहा है। नो डाउट कि भगवान को तो पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान तो पैसा खुद देते हैं, भगवान को क्या जरूरत है? ये भगवान के नाम पर लिया गया पैसा है। फिर भी सर भगवान के नाम का पैसा है, तो सरकार कहती है कि देखो हम केवल आगे चल के ये चेक करेंगे कि भगवान के नाम के पैसे का भगवान के नाम के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। रिलीजियस प्लेस की मेंटेनेंस करवाओ, भगवान का प्रसाद बनवाओ, भगवान का प्रसाद बंटवाओ, लेकिन अपने निजी कामों के लिए मत कर लेना, समझे। भगवान के लिए गहने बनाइए, भगवान के लिए कपड़े बनाइए, भगवान के भवन का निर्माण कीजिए, भगवान की जो है जो भी आपको करनी हो, क्या बोलते हैं, एजुकेशन स्प्रेड करनी हो, जो भी कीजिए, परंतु अपने निजी फायदे के लिए ना करने लग जाएं लोग। इसलिए लॉ ने उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए ऐसा लिखा है, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में सर पढ़ लिया था, और मैं बता रहा हूं इस पर और ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई फायदा ना होगा। अब सर एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ऐसा सेक्शन 4 में लिखा था, इज एन एसएससी। अब बात आती है व्हाट इज एन एसएससी। तो अगर आपसे डेफिनेशन में पूछा जाए डिफाइन एसएससी, तो मैं आपको लिख के देता हूं 60 to 70% स्टूडेंट्स को एसएससी की डेफिनेशन नहीं आती। क्यों? याद ही नहीं करते। उन्हें पर्सन की डेफिनेशन याद होती है, बहुत मजा आता है, याद कर लेते हैं। एसएससी की डेफिनेशन को वो इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी एग्जामिनर टफ पेपर बनाता है वो कहता है चलो बच्चों से पूछ के देखते हैं एसएससी, उन्हें पता है या नहीं पता। तो बहुत सारे बच्चों को एसएससी नहीं पता होता। तो एसएससी समझिए क्या है। अगेन यहां पर दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो आएगा सीधा सीधा एसएससी डिफाइन कर दो, और दूसरा आएगा एनालिटिकल पार्ट का, आके बताएं, सिचुएशन दे देंगे, बताएं ये एसएससी है या एसएससी नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, ज्यादा नहीं। पहले एसएससी की डेफिनेशन लॉ में क्या लिखी है पढ़ते हैं।
मैं आपको अपनी सरल लैंग्वेज में लिखवा सकता हूं। ऐसे कई टैक्स के टीचर्स हैं जो लॉ को डिक्टेट करते हैं, मगर मैं नहीं करता। पहले समझ लीजिए क्यों। मैं चाहता हूं कि लॉ को आप पढ़ना सीखें। सर आपके चाहने से क्या, डिक्टेशन कर दो अच्छा होता है। बेटे अगर कोई व्यक्ति लॉ की डिक्टेशन करेगा अपनी लैंग्वेज में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इसलिए लॉ को एज इट इज लैंग्वेज में पढ़िए, एज इट इज लैंग्वेज में समझिए और फिर इंटरप्रेट करिएगा। लॉ कह रहा है कपूर साहब असेसी मीन्स एनी पर्सन। बताइए जी, जब उसने कहा एनी पर्सन यानी वो 7 कैटेगरी जो आप ऊपर अभी अभी पढ़ के आए हो, ठीक है। बाय हुम जिनके द्वारा, एनी टैक्स, सिर्फ यहीं तक पढ़ रहा हूं बाकी छोड़ रहा हूं। एनी टैक्स इज पेएबल यानी असेसी वो व्यक्ति होता है जिसने सरकार को टैक्स देना है। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स देना है, तो वो इनकम टैक्स में असेसी है। सरकार मुझसे पूछ रहा है कपूर साहब एक बात बताइए, पिछले साल जो आपकी इनकम बन रही थी उस पर आपने टैक्स दिया है? मैंने कहा जी नहीं दिया। तो सरकार कहेगी तो फिर आपको टैक्स देना था ना, आपने नहीं दिया। तो अगर मेरे से टैक्स पेएबल है तो मेरे को सरकार बुलाएगी असेसी। ठीक है, पहली लाइन हमने समझ ली यहां तक। असेसी मीन्स एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। अब आगे पढ़ता हूं। असेसी मीन्स एनी पर्सन बाय हुम एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द एक्ट। सरकार कह रही है कपूर साहब क्या आपने अपना टैक्स पे कर दिया? मैंने कहा पे कर दिया। सरकार कह रही कपूर साहब सुनो ना, सुनाओ, सुनो सुनाओ। कपूर साहब ये बताओ टैक्स पे कब किया? मैंने कहा जी थोड़ी देरी हो गई थी। तो सरकार कह रही जब देरी हो गई थी तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहिए था? मैंने कहा यार करना तो चाहिए था लेकिन चालाकी कर दी, मैंने टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो सरकार कहती है कपूर साहब आप तो खुद बच्चों को पढ़ाते हो, आपको पता है टैक्स टाइम लिमिट में पे करना है। अगर नहीं टाइम लिमिट में पे हुआ तो उसका इंटरेस्ट पे करना है। अगर आपने नहीं पे किया और आप कह रहे हो टैक्स तो पे हो गया, तो सरकार कह रही है अगर आपसे टैक्स बकाया है तो भी आप असेसी हो। अगर आपने टैक्स दे दिया लेकिन आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है गवर्नमेंट को क्योंकि लेट पेमेंट थी, तो भी आप असेसी हो। अगर आप पे कोई फाइन लगाया गया, अब सर फाइन क्यों लगाओगे? मान लो रिटर्न नहीं भरोगे तो सरकार कोई फाइन पेनल्टी लगाएगी नहीं लगाएगी? तो वो फाइन नहीं भरा तो भी आप असेसी हो। कोई पेनल्टी लगाई गई आपके ऊपर, पेनल्टी लगाई जाती है जब कोई बड़ी गड़बड़ करते हैं, तो पेनल्टी लगाई गई आपने नहीं भरी तो भी आप असेसी हो। यानी सिंपल सी लैंग्वेज है, असेसी का मतलब वो व्यक्ति जिसने या तो सरकार को टैक्स देना है या फिर उसने टैक्स दिया है, हो सकता है इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ और सम देना हो, तो जिसने भी सरकार को टैक्स या पेनल्टी या कोई और सम देना है वो असेसी है। ठीक है, इस पर एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, बना लेंगे, है ना, ढंग से पढ़ा होगा तो बना लेंगे। अब सर इसमें एक बात और लिखी है, देखो सरकार कह रही है लेकिन इसमें हम इंक्लूड करेंगे, मतलब सरकार को कहना पड़ रहा है कि भाई इसमें हम कुछ इंक्लूड करेंगे। क्या? अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अंडर द एक्ट फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। सरकार कह रही है असेसी इंक्लूड्स एक ऐसा व्यक्ति जिसके रिस्पेक्ट में कोई कानूनी कार्यवाही शुरू की जा चुकी है इनकम टैक्स के एक्ट में। क्यों? फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, कि जो इनकम आपने सरकार को बताई थी उसकी चेकिंग चल रही है, असेसमेंट चल रही है। असेसमेंट मतलब उसको चेक किया जा रहा है, या इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। अब सर अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसने बताया कि मैं साल में 50 लाख कमाता हूं, लेकिन सरकार उसकी बात से संतुष्ट नहीं थी, सरकार ने उसकी चेकिंग शुरू कर दी, कार्यवाही शुरू कर दी, तो ये तो समझ में आता है कि चलो वो असेसी है, उसकी इनकम की सरकार कार्यवाही कर रही है। अभी आजकल आप देख रहे हो जो गवर्नमेंट है वो कई मंत्री कई लोगों की इनकम की असेसमेंट कर रही है, कह रही है तुमने काला धन छिपा रखा है, तो वो क्या बन गए? असेसी बन गए। पर सर ये क्या बात है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति की इनकम की कार्यवाही मेरे ऊपर क्यों हो रही है? समझे आप? मान लीजिए एक्स की इनकम की असेसमेंट हो रही है और वाई को भी सरकार कह रही है भाई तू भी असेसी बन गया, तो ये क्यों लिखा है कि किसी दूसरे व्यक्ति की असेसमेंट के लिए भी दूसरे पर्सन को असेसी बना दिया जाएगा? देखो एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए y है फादर और x है उसका सन,
जो कि माइनर है। तो माइनर की इनकम के लिए सरकार ये मान के चलती है कि भाई ये ना फादर का पैसा है जो वो माइनर के नाम से मैनेज कर रहा है। तो इसीलिए अगर किसी माइनर सन या किसी माइनर डॉटर के अगेंस्ट कुछ पैसा पाया गया तो सरकार उसकी जो प्रोसीडिंग्स करेगी वो तो उसके फादर के अगेंस्ट करेगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप असेसमेंट कर रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति की और मुझे पकड़ लोगे। मैं थोड़ी ना एसएससी हूं भाई, उसके केस में मैं नहीं हूं। रिलेशन होना चाहिए, सरकार तभी ऐसा करती है। तो पहला है असेसी इंक्लूड्स अ पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में कार्रवाई शुरू की गई है और वो कार्रवाई या तो उसके इनकम के असेसमेंट के लिए या फिर उससे जुड़े हुए किसी और व्यक्ति के लिए। हो सकता है वो उस व्यक्ति का एजेंट हो सकता है वो किसी बच्चे का फादर हो, ऐसी कोई बात हो। ठीक है, ओके। सेकंड केस में मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं उसका फादर थोड़ी ना हूं, तब भी सरकार कह रही है कि आप असेसी कहला सकते हैं। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी एन एसएससी। तो पहले तो मतलब समझे, लॉ में एक वर्ड बार बार आएगा डीम्ड। डीम्ड का मतलब है मान लिया जाएगा। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कहता है, जाने मन तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड। सरकार कह रही है कि अगर मैं कह रही हूं तू एसएससी है तो तू एसएससी है। पर वो कह रहा है क्या गुनाह है मेरा? सरकार कह रही है कि भाई तू ना एक विदेशी का एजेंट है और विदेशी को मैं पकड़ नहीं सकती, तुझी को पकड़ सकती हूं। तो यानी विदेश में कोई व्यक्ति व्यापार करता है और हिंदुस्तान में आप उसके एजेंट हो, सरकार ने उसको पकड़ना है तो आप ही को तो पकड़ेगी। इसलिए आपको सरकार कहेगी आप एसएससी हो, वरना आप कहोगे मेरे पे क्यों कार्रवाई करो, जाओ उसको पकड़ो। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, एक बार सुन लेना, पक्की बात है। या तो सिंपल सी डेफिनेशन आएगी, छोटा सा पॉइंट आएगा, बना लोगे, घबराओ मत। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। अब सरकार कह रही है कि आप एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिए जाओगे, यानी आपने गड़बड़ की है। मैं कह रहा हूं मैंने अपना टैक्स दे दिया, मैं कह रहा हूं मैंने अपना टैक्स टाइम पे दिया है, मैं कह रहा हूं मैंने कोई पेनल्टी नहीं देनी, मैंने कोई फाइन नहीं देना, फिर भी सरकार कह रही है आप एसएससी इन डिफॉल्ट हैं। क्यों? गहराई की बात है, बहुत ज्यादा दिल पे मत ले लेना। ठीक है, सिंपल सी बात समझना मेरे साथ साथ। नाउ क्या बात यह है, ऐसी है, सुनो ना। सरकार कहती है ए को कि देख भाई तूने बी को कुछ मनी देना है। वो कहते हैं हाँ देना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बी है, सपोज करो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लो ये कोई लॉयर है, ठीक है, या मान लो ये कोई इंजीनियर है, मान लो ये कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ए ने पेमेंट देनी है। कितनी पेमेंट देनी है? मान लेते हैं 5 लाख रुपए की पेमेंट देनी है। तो सरकार ने कहा कि देख पूरे के पूरे 5 लाख मत दियो, तू इसमें से ना कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा, तू इसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा। कितना? मान लेते हैं 1%, यानी 5,000 रुपए डिडक्ट करेगा। सरकार कह रही है कि तू ये 5,000 रुपए गवर्नमेंट कह रही है हमें देगा और रिमेनिंग 4,95,000 तू इस व्यक्ति को देगा। सरकार ने ए से कहा है तुझे ये करना है। ए कह रहा है क्यों करना है? क्योंकि सरकार कह रही है तू भाई मेरा एसएससी बन जाएगा अगर नहीं करेगा तो। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू बन जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। कि तुझे हमने कहा था टैक्स काटना और तूने नहीं काटा तो भाई तेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और तू बन जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। अब सर ये अमाउंट कौन सा? इसको बोलते हैं टीडीएस। और ये टीडीएस क्या होता है ये अभी आपको जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये आपको जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि सर टीडीएस क्या होता है। बस अभी आप सिर्फ छोटी सी बात समझ लीजिए कि सरकार ने कुछ केसेस में ये ड्यूटी लगाई है एसएससी की या पर्सन की कि आपने जब पेमेंट करनी है तो 1% काट लेना है। अब वो कह रहे सर मैंने तो पेमेंट कर दी, काटना भूल गया, तो सरकार कह रही है फिर तू बन गया डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। अ पर्सन लायबल टू पे एडवांस टैक्स बट फेल्स टू पे और अ पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। मतलब
कुछ कानूनी कार्यवाही थी, कुछ कानूनी प्रावधान थे जो कि आपने नहीं किए। तो एक तो मैंने आपको समझा दिया कि आपने टीडीएस नहीं काटा। एक दूसरा ये हो सकता है कि सरकार कभी कभी एडवांस टैक्स मांगती है, अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया है तो आप असेसी इन डिफॉल्ट बन जाओगे। ठीक है सर, मैंने टैक्स तो काट लिया था, टीडीएस तो मैंने काट लिया था, लेकिन मैं आपको देना भूल गया था, तो भी आप असेसी इन डिफॉल्ट बनोगे। ठीक है, अब ये आपने एक बार पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना, धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ साथ, समय के साथ साथ ये बात आपके दिमाग में बैठ जाने वाली है। नाउ मैं आपसे पूछता हूं, मुझे इनकम टैक्स से एक लेटर मिला, वो कह रहे हैं कपूर साहब आपने 2 साल पहले एक व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए थे, थोड़ा सा जरा बताएंगे क्यों दिए थे। तो गवर्नमेंट मेरे से कुछ टैक्स नहीं मांग रही, कुछ क्लैरिफिकेशन मांग रही है। तो अगर मुझसे कोई क्लैरिफिकेशन मांग ले गवर्नमेंट, तो क्या मैं एसएससी बन जाऊंगा, क्या मैं एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाऊंगा। तो पढ़िए इनमें से क्या कोई पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू में कि एक पर्सन को सिर्फ लेटर मिली कि तुमसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए उस दूसरे व्यक्ति के बारे में, क्या वो एसएससी है? आंसर इज नो, क्योंकि ना तो उसने अपना टैक्स देना है, ना उसने कोई पेनल्टी देनी है, ना उसने कोई फाइन देना है, ना वो किसी नॉन रेजिडेंट का एजेंट है, ना उसने कोई प्रोविजन का डिफॉल्ट किया है। ये तो एक सिंपल सी लेटर है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एसएससी। आप इसको याद कर लेना, समझ में आएगी, धीरे धीरे इनकम टैक्स पढ़ते जाएंगे, लास्ट तक अपने आप मन पक्का हो जाएगा कि यार मुझे तो एसएससी समझ में आ गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो पर्सन के बाद हमने दूसरी डेफिनेशन एसएससी की पढ़ ली है। वापिस चलूंगा और चार्जिंग सेक्शन पर आऊंगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप चार्जिंग सेक्शन सीख चुके हैं, फिर भी मैं 2-4 बार पढ़ूंगा। एवरी पर्सन सीख चुके हैं, हुज टोटल इनकम सीख जाएंगे, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सीख जाएंगे, एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स ये भी सीख जाएंगे, इज एन एसएससी। तो मैं पर्सन के बाद आ गया एसएससी के ऊपर। ठीक है, पर डेफिनेशन में लिखा है हर व्यक्ति जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर के दौरान एक्सीड कर जाए मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो एसएससी होगा। तो एक तो ये पढ़ ली और दूसरी ये पढ़ ली। एंड ही इज लायबल टू पे टैक्स एट द रेट और रेट्स प्रेस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट एंड इन द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले तो असेसमेंट ईयर और फिर पढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर। ये दोनों टर्म हमारे इनकम टैक्स के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशंस हैं। लॉ की लैंग्वेज पढ़िए। लॉ ने कहा कपूर साहब जरा बताइए असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट का ईयर, लेकिन इसकी डेफिनेशन में कहीं कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है असेसमेंट ईयर्स मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months commencing from first day of April every year। असेसमेंट ईयर का मतलब है 12 महीने का पीरियड जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा हर साल, बस। अब बेटे आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए ना असेसमेंट ईयर, तो बहुत सारे बच्चे लिखने लग जाते हैं असेसमेंट का मतलब होता है कि चेकिंग की जाएगी, तो वो ईयर जिसमें इनकम की चेकिंग की जाएगी। लॉ कह रही है भाई मैंने कब लिखा, मैंने सिंपल सी बात लिखी थी पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। अगर ये नहीं लिखा तो सब कुछ गलत है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। 1 अप्रैल एवरी ईयर यानी कि पहली बार 1 अप्रैल 1962 आया था कि नहीं आया था? हाँ, यहां से अगर मैं 12 महीने काउंट करूं तो 31 मार्च 1963। क्या ये असेसमेंट ईयर था? आंसर इज यस। इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर 62-63, पर ये तो खत्म हो गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, क्या ये भी असेसमेंट ईयर है? यस, इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर 22-23। प्रैक्टिकल लाइफ में ये असेसमेंट ईयर चल रहा है, लेकिन
1/4/2021 से लेकर के 31 मार्च 2022। ठीक है, क्या ये भी असेसमेंट ईयर था? आंसर इज यस, ये भी एक असेसमेंट ईयर था, इसे बोलेंगे 21-22। नाउ आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि क्या असेसमेंट ईयर लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है? तो आंसर इज नो। तो आपने लिखना है कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि यहां पर वर्ड यूज हो रहा है ईयर। तो आप कहोगे कि सर ये तो बात ऑब्वियस सी है कि जब ईयर वर्ड यूज हो रहा है तो वो 12 मंथ्स का ही होगा। सॉरी, पर ऐसा नहीं है। दो बातें ध्यान रखना। पहली बात, असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है हर साल, और हर साल का असेसमेंट ईयर अलग अलग होता है। उसको हम इस तरीके से बुलाते हैं, असेसमेंट ईयर 22-23। असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, प्रैक्टिकल में यही वाला हमारा ईयर चल रहा है। सर थ्योरी में कौन सा ईयर चल रहा है? थ्योरी में भी यही वाला ईयर चल रहा है, पर कभी कभी थ्योरी में ना पुराना भी चलता है, एडवांस ज्यादा नहीं होती थ्योरी। तो आपके भी सिलेबस में असेसमेंट ईयर 22-23 ही चल रहा है। ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होगा, और ये 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन रट ली। हाँ, असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल। खत्म, बस यहीं से डेफिनेशन पूछी जाए तो यहां से लेकर यहां तक। अब अगर आपके मन में कोई बात हो तो समझने की, वो लिख लो कि असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होगा। असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब होगा 1/4/22 से लेकर 31 मार्च 2023। असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूं, ये लॉ में नहीं लिखा, ये मेरी एक्सप्लेनेशन है। एक मिनट। स्टूडेंट कहता है कि सर ये जो लॉ की डेफिनेशन है ना, इससे मेरा माइंड संतुष्ट नहीं हो पाता कि असेसमेंट ईयर है क्या। तो बेटे, आपको संतुष्ट करने के लिए मैं बहुत कुछ कहूंगा, पर लॉ को आप वो नहीं कह सकते। लॉ ने जो कहा है वो पढ़ लिया। तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वन 4/22 से लेकर 31 मार्च 23, ये एक असेसमेंट ईयर है 22-23। लॉ की लैंग्वेज यहीं खत्म हो जाती है। अब हमारे समझने की, आपके और मेरे समझने की बात यह है कि इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम को वेरीफाई कर रहा है, चेक कर रहा है, असेस कर रहा है। समझे ना? इसका मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इनकम को वेरीफाई कर रहा है, इनकम को चेक कर रहा है, इनकम को असेस कर रहा है। पर कौन सी इनकम? वो पूछ रहा है कौन सी इनकम को चेक करूं? तो हम उसी इनकम को चेक कर सकते हैं जो इनकम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो लॉ ये कहता है, इससे पिछला साल 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022, इस साल की जो इनकम है उसको मैं चेक कर रहा हूं। तो मैं फिर से आता हूं और आपसे पूछता हूं कि असेसमेंट ईयर चल रहा है 22-23, लेकिन इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम को वेरीफाई करना है, तो वो कौन सी इनकम को वेरीफाई करेगा? बताइए ना, कौन सी इनकम वेरीफाई हो रही है? तो आंसर इज लास्ट ईयर की इनकम वेरीफाई हो रही है। लास्ट ईयर मतलब 21-22। इसी लास्ट ईयर को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर। ये जो आपका लास्ट ईयर है ना, ओके, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इसीलिए मैंने आपको जनरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है
कि असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब है 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का पीरियड, और इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर यानी कि इनकम जो आपने बिल्कुल इसके पीछे के साल में कमाई थी, यानी 21-22 में कमाई थी, वो इनकम हमारे करंट असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी आपके लिए नई है, लेकिन इतनी बार यूज होगी कि आपको दिमाग में बैठ जाएगी। यानी असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें सरकार कौन सा टैक्स मांग रही है, जो पिछले साल आपने इनकम कमाई थी उसका टैक्स मांग रही है। तो असेसमेंट ईयर अपने आप में कुछ नहीं है, उसका संबंध पिछले साल की इनकम से होता है। लेकिन ये आपके और मेरे समझने के लिए, लॉ की डेफिनेशन में अगर पूछा जाए व्हाट इज असेसमेंट ईयर, तो लॉ की लाइन में लिखेंगे पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फिर अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए जो मर्जी आप लिखिए कि असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर है जिसमें हम पिछले साल की इनकम का टैक्स देते हैं, पिछले साल की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर। इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अभी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेक्शन 1 to 4 थ्योरी चलेगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 2-1 क्लास 3 क्लास थोड़ा सा पेशेंस से बातें समझनी है। और ये बहुत सिंपल बातें हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा होगा, ऑड लग रहा होगा, पर 2-3-4 क्लासों के बाद आदत सी पड़ जाएगी। हाँ सर, असेसमेंट ईयर पता है, प्रीवियस ईयर पता है, पर्सन पता है, असेसी पता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलत कर दोगे। फिर कहोगे सर मैंने तो सही लिखा, मार्क्स क्यों कट गए। तो लॉ को लॉ की लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, अपनी समझने की लैंग्वेज में नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, यही बात थी। अब आइए और आपको हम थ्योरी में बचा हुआ लास्ट टॉपिक बताते हैं। अटेंटिव हो जाइए, छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहले तो इनकम टैक्स क्या है, इनकम के ऊपर टैक्स है, पर ये इनकम किस पीरियड की होती है। तो एक टेक्निकल टर्म है हमारे इनकम टैक्स में कि इनकम का जो पीरियड होता है वो होता है प्रीवियस ईयर। अगर आम भाषा में कोई आपसे पूछे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रीवियस ईयर मींस ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। ये आपकी मेरी आम भाषा के लिए है। तो टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, आइए जी टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज कहती है कि प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में डिफाइंड है, जो कि कहता है कि प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। अब मैं आपको लेके चलता हूं समझाने पर वापिस। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज असेसमेंट ईयर, लॉ की लैंग्वेज में आपको आंसर देना है कि असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। तो ये दिस इज असेसमेंट ईयर। व्हाट इज करंट असेसमेंट ईयर, तो करंट असेसमेंट ईयर इज 22-23। अब सर असेसमेंट ईयर का काम क्या है। असेसमेंट ईयर में इनकम को टैक्स किया जाता है। कौन से ईयर की इनकम को टैक्स किया जाता है, जो कि इससे लास्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, उसकी इनकम को टैक्स किया जाता है। तो बताइए इससे पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए, 1/4/21 और 31 मार्च 22। तो इसे हम कहेंगे प्रीवियस ईयर 21-22। इसे हम कहेंगे असेसमेंट ईयर 22-23। तो इंडिविजुअल में नहीं है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अगर कभी भी इनकम टैक्स में मैं आपसे कहूं असेसमेंट ईयर 22-23, तो इसका मतलब होगा मैं आपसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहा हूं। जब भी इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर कहा जाएगा तो आपके माइंड में फाइनेंशियल ईयर उससे पीछे के साल का आना है, और उस पीछे के फाइनेंशियल ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। नाउ
दोबारा पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्या होता है? अगर लॉ पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर, तो आप कहेंगे सेक्शन 3 में लिखा है कि वो फाइनेंशियल ईयर जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग था असेसमेंट ईयर के, उसे हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं असेसमेंट ईयर 22-23, तो इसका मतलब इसके पीछे का फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 21-22। अगर मैं आपसे कहूं असेसमेंट ईयर 21-22, क्योंकि हर साल असेसमेंट ईयर होता है, तो इसका मतलब है इसके पीछे का प्रीवियस ईयर हो गया 20 और 21। ओके, तो इनकम टैक्स कहता है कि असेसमेंट ईयर का रिलेशन प्रीवियस ईयर रिलेशन में समझ लीजिए। ओके, और ना समझ में आता हो तो चिंता मत कीजिए, ये तो पूरे इनकम टैक्स में चलने वाला है। तो ये कि प्रीवियस ईयर की सिंपल सी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये कहती है कि प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और न्यू सोर्स ऑफ इनकम। अब देखिए, आराम से बात को समझिएगा। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है, क्योंकि यह बात लॉ में लिखी है। असेसमेंट ईयर का रिलेशन उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के साथ होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या प्रीवियस ईयर भी ऑलवेज 12 मंथ्स का होता है? अब आपसे पूछा जाएगा क्या प्रीवियस ईयर ऑलवेज 12 मंथ्स का होता है, तो आपने लिख लेना है, जहां लिखना चाहो लिख लो कि प्रीवियस ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ्स। सर, वर्ड यूज हो रहा है ईयर और वो लेस देन 12 मंथ्स है। यस, तभी तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि क्या प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है। यस, तो सर ये कैसे हो सकता है? ये होता है इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस, इन केस ऑफ न्यूली सेटअप प्रोफेशन, इन केस ऑफ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। हो सकता है आज आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर 12 मंथ से छोटा हो सकता है। मैं डेफिनेशन अभी पढ़ाऊंगा, पहले अपने माइंड में सेट करने की जरूरत है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। लिख लीजिए, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स, बट प्रीवियस ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ्स। क्यों? इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप प्रोफेशन, इन द केस ऑफ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। तो डेफिनेशन कहती है कि प्रीवियस ईयर ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस, न्यूली सेटअप प्रोफेशन और न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? उस केस में जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो होगा द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ, यहां पर मिस्टेक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप of business, of profession, of new source of income, ending on 31st March of that financial year shall be the previous year। तो टेक्निकल लैंग्वेज है, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगी, आप नोट्स के ऊपर अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहें वैसे लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सर दिस इज माय असेसमेंट ईयर 22-23, इसका पीछे का साल कहलाएगा प्रीवियस ईयर 21-22। लेकिन क्वेश्चन अगर ये कह दे कि मिस्टर एक्स ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था 10th of August 2021 को न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इसके न्यू बिजनेस का असेसमेंट ईयर 22-23 ठीक है, ये हमेशा 12 मंथ्स का होगा। लेकिन मिस्टर एक्स का पहला प्रीवियस ईयर जो होगा वो लॉ कहती है कि आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स 10th of August 21 से लेकर के 31st of March 22, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट प्रीवियस ईयर।
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि लॉ की लैंग्वेज पढ़ के देखिए, लॉ कह रहा है कि आपका जो प्रीवियस ईयर न्यूली बिजनेस के केस में होगा, पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन या न्यू सोर्स ऑफ इनकम एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। तो जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन से लेकर के यहां तक होगा। सर फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में जब असेसमेंट ईयर 23-24 चलेगा तो आपका प्रीवियस ईयर 22-23 चलेगा, और क्योंकि आपका बिजनेस यहां पर सेट हो चुका है तो आपका सेकंड प्रीवियस ईयर वो जो होगा वो पूरे के पूरे 12 मंथ्स का होगा। यानी एक एक्सेप्शन दी गई है, डेफिनेशन बता रही है कि पहला प्रीवियस ईयर जिस दिन बिजनेस शुरू होता है, जिस दिन प्रोफेशन स्टार्ट होता है, जिस दिन आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होता है, मतलब आपकी नई जॉब लग गई या आपने एक नया मकान परचेज किया था और न्यू हाउस को आपने रेंट पे दिया तो आपकी न्यू सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हुई, तो पहला प्रीवियस ईयर उस रिस्पेक्ट में लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। ओके, तो आपने प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन भी पढ़ ली। अब मैं आपको वापस लेके चलूंगा सेक्शन नंबर 4 पे। ओके, एवरी पर्सन, हमने केवल 7 आइटम्स को पढ़ना है, एक डीप थॉट देना है, बात खत्म। हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर का पिछला साल होता है। ठीक है, ये लॉ की लैंग्वेज है, असेसमेंट ईयर का पिछला साल होता है। आपकी मेरी समझने की बात है, उसमें जो मर्जी लिखिए, लेकिन डेफिनेशन में असेसमेंट ईयर के पिछले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। वैसे इनकम टैक्स में इसका लॉजिक क्या है? जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं। Every person whose total income during previous year exceeds maximum amount not chargeable to tax is an assessee, and he is liable to pay tax at the rate or rates prescribed in the Finance Act, in the Income Tax Act for the relevant assessment year. Okay, दोबारा से पढ़वाता हूं और ये सब कुछ क्लीन करके दोबारा से पढ़वाता हूं। अब मैं इतनी बार पढ़वाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर हम तो बोर हो गए, डिफिकल्ट हो गया बेटे, बट मुझे किस पॉइंट पे फोकस करना है, इसलिए आराम से सुनो ना, आराम से सुनो। हर व्यक्ति, एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी इनकम किस पीरियड की होगी, क्या वो प्रीवियस ईयर की होगी या असेसमेंट ईयर की होगी? तो सर यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इनकम जो होगी वो प्रीवियस ईयर की होगी। अगर पिछले साल में, प्रीवियस ईयर का मतलब असेसमेंट ईयर कह रहा है, अगर पीछे गए साल में आपकी इनकम उस अमाउंट को एक्सीड कर गई थी जिस पे टैक्स नहीं लगता, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि अगर प्रीवियस ईयर 21-22 में आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर गई थी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को शॉर्ट में कहेंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा थी तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। पर कब? इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर रेलिवेंट कौन सा हो गया? जो बिल्कुल अगला होगा, 22-23। ये इसका मतलब है। इसका मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर की इनकम ऑलवेज टैक्स होगी असेसमेंट ईयर में, क्योंकि हमारा करंट प्रीवियस ईयर चलेगा 21-22, तो असेसमेंट ईयर चलेगा 22-23। इसका मतलब 21-22 प्रीवियस ईयर में जो हमने इनकम अर्न की थी उसके ऊपर टैक्स मुझे 22-23 में देना है। सर लेकिन प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में तो नहीं लिखा हुआ कि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की जाएगी। ये बात सेक्शन 4 बता रहा है कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम आप अर्न करोगे उस पर टैक्स आप नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के अंदर दोगे। सेक्शन 3 तो इतनी सी बात कह रहा है कि प्रीवियस ईयर का पिछला साल हमारा प्रीवियस ईयर होगा, पर सेक्शन 4 कह रहा है कि प्रीवियस ईयर का रेलिवेंस ये है कि उसकी इनकम के ऊपर टैक्स आपको असेसमेंट ईयर यानी अगले साल देना है। यानी कि प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में देना होता है। ओके, लेकिन इस छोटी सी इंपॉर्टेंट सी स्टेटमेंट की
एक्सेप्शंस हैं जो कि थ्योरी में पूछ ली जाती हैं। आइए जरा उनको पढ़ लेते हैं और फिर हमारा बेसिक सेक्शन 1 to 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि जब लॉ ने यह बात लिखी है कि इनकम जो कि प्रीवियस ईयर की होगी उसको असेसमेंट ईयर में टैक्स किया जाएगा। हाँ सर, ये बात तो हमने कई बार सुन ली कि सेक्शन 4 ये वाली बात कह रहा है। तो आपको समझना होगा कि ये नॉर्मल बिहेवियर जो है ये कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट के लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने इस प्रोसीजर को हर केस में फॉलो किया तो 4 ऐसे केसेस हैं जिन पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इन 4 केसेस को कंपल्सरी ये कह दिया कि आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। प्लस एक केस ऐसा होगा जो कि ऑप्शनल होगा। 5 केसेस हैं, पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएंगे कि हां यहां पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस बेसिक रूल को तोड़ दिया। पढ़िए, एक्सेप्शंस, ऐसी कौन सी एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस कर देंगे प्रीवियस ईयर के अंदर ही, यानी कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। तो हमने लिखा है कि सेक्शन 4 में कहा गया था प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स इन द सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, मैं तो लिख लेता हूं जिससे मुझे बार बार रिकॉल हो जाता है। बट फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस, यहां पर एक्सेप्शंस। देयरफॉर इन द फॉलोइंग केसेस प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आर सेम। तो ये आपसे कभी पूछा जाए बताएं कौन सी सिचुएशंस हैं जहां प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होता है, तो ये लिखनी है। अगर सीधे सीधे एक्सेप्शंस पूछी जाएं तो ये लिखनी है। 5 केसेस हैं। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, इसका मतलब आप सी में एक शिप का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप शिप के थ्रू लोगों को ले जाते हैं, गुड्स को ले जाते हैं, और आप कौन है? विदेशी, नॉन रेजिडेंट। तो सरकार कह रही है कि आप अगर 1 साल में इंडिया में शिपिंग बिजनेस के अंदर कुछ कमा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर तो आप इंडिया में मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप क्या हैं? नॉन रेजिडेंट हैं। तो ये नॉन रेजिडेंट कहता है अगर मैं इंडिया में अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर दूं तो वो, अगर ये नॉन रेजिडेंट कहता है कपूर साहब ये मेरे एजेंट हैं, ये तो इंडिया में रहते हैं, तब तो सरकार कहेगी कि ठीक है भाई कपूर साहब से मांग लेंगे टैक्स। लेकिन कोई ऐसा विदेशी, ऐसा नॉन रेजिडेंट जिसका शिपिंग बिजनेस हो और जो इंडिया में जिसका कोई एजेंट ना हो, इंडिया में उसका कोई ऑफिस ना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए, तुम्हारे लिए ये रूल नहीं है। तुम क्या करोगे? तुम जब इंडिया में अपना फेयर कलेक्ट करोगे, फेयर क्यों कलेक्ट करोगे? भी आपकी शिपिंग बिजनेस है, आप पोर्ट के ऊपर आओगे, लोगों को बैठाओगे, सामान को लोड करोगे, तो आपको जो फेयर मिलेगा उस फेयर का 7.5% कैलकुलेट करो, वो आपकी बन जाएगी इनकम। उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करो और टैक्स पे करके आप इंडिया से अपनी शिप को ले जाओ। ओके, पढ़िए पहला एक्सेप्शन, वेयर अ शिप बिलोंग्स टू और चार्टेड बाय नॉन रेजिडेंट, किसी नॉन रेजिडेंट की है और वो अपनी शिप में पैसेंजर्स को लेके जाता है, लाइव स्टॉक को लेके जाता है, ये सब मैं करेक्शंस कर दूंगा, ठीक है? टाइपिंग मिस्टेक की है हमारे टाइपिस्ट ने। लाइव स्टॉक को लेके जाता है, मेल्स को लेके जाता है, गुड्स को लेके जाता है। कहां से लेता है? एट पोर्ट इन इंडिया। कहां से? एट पोर्ट इन इंडिया। इज नॉट अलाउड टू लीव इंडिया, उसे भारत छोड़ने नहीं देंगे
अनलेस टैक्स हैज बीन पेड, जब तक कि वो टैक्स ना पे कर दे या कोई सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट ना कर दे पेमेंट के लिए। अब वो टैक्स कैसे पे करेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा तेरे लिए सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, जो भी फ्रेट लिया है उसका 7.5% कैलकुलेट कर, वो हम तेरी इनकम मान लेंगे। मान लीजिए इसने यहां से फ्रेट बुक किया 80 लाख, तो 80 लाख का 7.5% ये आपकी बन जाएगी इनकम। ये हो गया 6 लाख, यानी 6 लाख तुम्हारी इनकम है और 6 लाख के ऊपर टैक्स निकालो और गवर्नमेंट को दे दो। अब ये टैक्स कैसे निकालेंगे ये हम प्रैक्टिकल है, ये हम नेक्स्ट क्लास से उम्मीद है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां पर नॉन रेजिडेंट था, शिपिंग बिजनेस था, अगर वो इंडिया से चला जाता तो गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे रेवेन्यू का लॉस हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भैया हाथों हाथ टैक्स दे के जाओ। सेकंड केस है पर्सन्स लीविंग इंडिया परमानेंटली। अगर आप विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घूम के जाएंगे वापिस आएंगे, टैक्स आपसे ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब साल के बीच में ही जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप कह रहे भैया मेरा तो विदेश में हो गया हिसाब किताब, मैं विदेश में रहूंगा, तो गवर्नमेंट कह रहे भाई फिर तो आपसे टैक्स कैसे लिया जाएगा? जितना पार्ट तक आप इंडिया में थे तब तक का टैक्स दे दीजिए और फिर चले जाइए, है ना। तो यहां पर भी सेम बात लिखा है कि अगर कोई पर्सन इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है तो उसे अपना टैक्स दे के जाना होगा। यहां कोई एस्टिमेशन रूल नहीं है, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। When it appears to the assessing officer that any individual may leave India during the assessment year or shortly after its expiry, मतलब वो इस assessment year में छोड़ के जा रहा है and has no present intention of returning to India, और उसकी intention है वो अब जल्दी कभी भारत में वापस नहीं लौटने वाला, तो उसे अपनी टोटल इनकम पर टैक्स दे करके जाना होगा अप टू हिज प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। तो वो इंडिविजुअल जो कि उस पीरियड का फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर दैट असेसमेंट ईयर अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया इज चार्जेबल टू टैक्स। अगर ये टेक्निकल लाइन आपको याद नहीं भी हो रही हो तो भी आप समझ लीजिए कि वो जिस असेसमेंट ईयर में जा रहा है तो उसे अपनी प्रोबेबल डिपार्चर डेट पता है कि भाई मैं इस दिन तक जाऊंगा, तो वो पहले इनकम टैक्स में अपना टैक्स क्लियर करके जाएगा, अदरवाइज उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये भी सिंपल थी, हेडिंग से याद हो जाएगी, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। अब दूसरा है एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। अब क्या हुआ, कोई छोटा मोटा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, शॉर्ट पीरियड का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, और वो लोग उसके लिए कोई पार्टनरशिप नहीं बना रहे, कुछ कंपनी नहीं बना रहे, कुछ फॉर्म परमानेंट फॉर्म नहीं बना रहे, तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए बन रही हैं, अगर हमने उनसे टैक्स नहीं लिया तो कल को वो डिसॉल्व हो जाएंगी, उनके लोग पता नहीं कहां चले जाएंगे, इसीलिए हम उनको अभी पकड़ के टैक्स कर देंगे। इसकी भी लैंग्वेज वही है, टेक्निकल लैंग्वेज में वही एक लाइन लिखी होती है जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है दिक्कत है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि वेयर एनी एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी छोटे इवेंट के लिए बनी है, किसी पर्पस के लिए बनी है, एंड इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द असेसमेंट ईयर इन विच इट इज फॉर्म्ड, और वो डिसॉल्व भी हो जाएगी, तो टोटल इनकम ऑफ सच असेसी मतलब एओपी बीओआई एजीपी फॉर द पीरियड from the expiry of the previous year up to the date of its dissolution shall be chargeable to tax in the same assessment year. थर्ड केस भी बहुत सिंपल है। अब आइए फोर्थ केस, पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है और टैक्स का गोलमाल कर रहा है, पकड़ा गया। गाड़ी जा रही थी, गाड़ी में कैश मिला, बोले भाई साहब ये कहां से कैश आया? वो कह रहे जी मैं तो अभी मकान बेच करके आ रहा हूं। अब गवर्नमेंट समझ गई कि भैया तू पकड़ा गया है, अब झूठ बोल रहा है, अगर तेरी बुक्स में उसकी एंट्री नहीं हो रखी या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा मिल रहा है कि यहां टैक्स इवेजन के लिए काम किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने उस पॉइंट को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये हैं हमारे 4 ऐसे पॉइंट्स जहां पर साफ साफ लिखा है
कि आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होगा, सेम ईयर में हाथों हाथ टैक्स देना होगा। पांचवा केस ऑप्शनल है। अब ये एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि ऑप्शनल है या कंपलसरी है, तो पहले के 4 कंपलसरी है और ये ऑप्शनल है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई एसएससी अपना बिजनेस बंद कर रहा हो तो वो एओ को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई साहब मैं बार बार क्या आऊंगा, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, तो मेरे इस साल का और मेरे अगले साल का वो भी टैक्स साथ में ले लो। अगर एओ कहेगा मेरे पास टाइम है, क्या दिक्कत है, जो कि होता ही है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसका असेसमेंट साथ साथ कर देता है। पर यदि ऐसा हो, एसएससी कहे कि भाई साहब आपने कहा तो है लेकिन आजकल ना रश बहुत है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको नेक्स्ट ईयर ही कराना पड़ेगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर कर लेगा। तो पांचवा एक ऑप्शनल केस है। यहां लिखा है कि वेयर एनी बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड इन एनी ईयर, the income of the period from the expiry of the previous year for the assessment year in which such business or profession is discontinued up to the date of such discontinuation may be charged to tax in the same assessment year। लेकिन यहां पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है, at the discretion of the assessing officer। ठीक है, मैं समझाता हूं। प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, ये प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है, और यहां पर एसएससी ने अपना बिजनेस क्लोजर कर दिया है। ओके, तो जब इसका प्रीवियस ईयर का ये असेस हो रहा था तब इस वाले पीरियड का असेसमेंट तो अगले साल में होना था, अभी तो होना नहीं था। लेकिन एसएससी ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर इसकी असेसमेंट के साथ साथ ये वाला भी हाथों हाथ असेस कर दो। तो इस पीरियड के लिए अगर एओ के पास समय होगा तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही साथ इसकी असेसमेंट कर देगा। ठीक है, ये 5 आपके केसेस हैं और यहां पर हमारा प्योर थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। और ये आपने पहली बार सुना होगा इसलिए लग रहा होगा बहुत भारी भरकम है, कुछ भारी भरकम नहीं है। ठीक है, और यहां इन 4-5 पॉइंट से थ्योरी में बहुत ज्यादा पार्ट आता है, इसीलिए मैंने इसमें समय भी लिया। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। पहले लॉ पढ़ाऊंगा और फिर उस लॉ के ऊपर बेस प्रैक्टिकल धीरे धीरे आते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।